हेलो एवरीवन, वेलकम टू नित्य क्लासेस। मैं हूं ओम जी और आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th का ज्योग्राफी सब्जेक्ट से चैप्टर 1 रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, जो हम लोग पहले इसे ही डिस्कस कर चुके हैं बहुत सारा पार्ट। अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है रिलेटिंग टू द लैंड यूज पैटर्न। लैंड यूज इंडिया में किस तरीके से लैंड का यूज चल रहा है या पैटर्न रहा है उसके बारे में अब हम लोग डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी जिसमें कि वो ऑल ओवर इंडिया में जितने भी प्लेसेस हैं उस लैंड का किस तरीके से यूज़ किया जा रहा है इसके बारे में हम लोग समझेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आप लोग बहुत से काफ़ी 1 महीना करीब हो गया है जिसमें कि आप लोगों का जो सब्सक्रिप्शन है, जो सब्सक्राइब कर रहे हैं, बहुत कम हो रहा है। तो आगे इसको कंटिन्यू रखने के लिए आप इसे सब्सक्राइब करें जिससे कि हम आपको और भी मैटर अवेलेबल करा सकें। तो लेट्स स्टार्ट विद द लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया। सबसे पहले समझना है कि लैंड यूज पैटर्न क्या है। ये 2 तरीके से हो सकता है। पहले हम इसे समझते हैं, जो हमारा मीनिंग दिया गया है, द यूज ऑफ लैंड इज डिटरमाइंड बाय बोथ फिजिकल फैक्टर्स important and such as the topography, climate, soil type as well as the human factor। ये भी such as population density, technological capability, ये सब चीज़ें हैं and cultural and traditions also। 2 तरीके से ही इंडिया की लैंड का यूज़ किया जाता है। पहले है फिजिकल फैक्टर, वहाँ के फिजिकल कंडीशन कैसी है, क्या वहाँ पर माउंटेन्स हैं या फिर रॉकी प्लेसेस हैं, प्लेन है या कह सकते हैं वो प्लेट्यूस हैं। उसकी बेस पर भी किया जाता है कि लैंड का यूज़ कैसे हो सकता है। फिर है दूसरा क्लाइमेट कंडीशन, वहाँ का जो मानसून है वो कैसा है, या तो बहुत ज़्यादा हॉट है या फिर बहुत ज़्यादा कोल्ड है या फिर नॉर्मल चलता है। इन केसेस में जहाँ पर नॉर्मल कंडीशंस रहती है क्लाइमेट की, वहाँ पर लोग ज़्यादा रहते हैं और वहाँ पर ज़्यादा यूज़ किया जाता है। सॉइल टाइप में जिस प्लेस की जो लैंड की सॉइल है वो अगर फर्टाइल होगी तो ज़्यादा लोग रहेंगे, ज़्यादा यूज़ करेंगे। एंड एज वेल एज ह्यूमन फैक्टर में देखें तो ह्यूमन पॉपुलेशन जो है उसकी डेंसिटी की बात की जा रही है। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है कि जितने ज़्यादा लोग किसी भी एक प्लेस पर रह रहे होंगे तो वो उस तरीके से यूज़ कर रहेंगे, वो अपने रहने के लिए मकान भी बनाएंगे या फिर कह सकते हैं वहाँ पर रोड्स, फैक्ट्रीज, ये सारे शहर बसे होंगे। वहीं पर टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी, उस प्लेस का जो लोग रह रहे हैं वहाँ पर वो टेक्नोलॉजी में कितने आगे हैं, कितने वो कैपेबल हैं, उसके अकॉर्डिंग भी लैंड का यूज़ कर रहे होंगे। कल्चरल एंड ट्रेडिशंस आल्सो, बहुत सारे प्लेसेस ऐसे हैं जहाँ पर कल्चर किसी एक पर्टिकुलर यूज़ के लिए बना है तो वहाँ पर वैसा ही यूज़ होगा। कुछ हमारे ट्रेडिशंस भी ऐसे हैं जिसके अकॉर्डिंग ही हम लैंड का यूज़ करते हैं। लैंड के यूज़ के बारे में हमारे पास में 2 पाई चार्ट दिए गए हैं जिसमें कि हमें समझना है, जो कि 1961 से लेकर के हमारे पास में जो इन्फॉर्मेशन थी। दूसरा एक कंपैरिजन किया गया है 2014 और 15 के बीच में, जिसमें लैंड यूज़ को बताया गया है। इसको अगर आपने समझ लिया तो ऑल ओवर इंडिया की लैंड यूज़ का पैटर्न समझ जाएंगे। लेकिन कुछ बातों को ध्यान रखें। पहला है जो लैंड का टोटल एरिया है। हमारे पास में जो लैंड का टोटल एरिया दिया रखा है, टोटल एरिया 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। इस बात को ध्यान रखें, जो स्क्वायर किलोमीटर आपका दे रखा है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, और इसका भी जो हम यहाँ पर कंपैरिजन कर रहे हैं या फिर सर्वे जिसका किया गया है वो सिर्फ और सिर्फ इसका 93% है। इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये 7% कहाँ गया। 7% वो एरिया है जिसमें इंडिया की टेरिटरी में होने के बावजूद भी इंडियन गवर्नमेंट के लोग सर्वे नहीं कर पाए हैं, जैसे कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर
असम का कुछ एरिया और कुछ एरिया ऐसा जिससे कि चाइना ने ऑक्यूपाई कर रखा है। अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि इंडिया की टेरिटरी में आने वाले 93% का जो हमारा एरिया है उसको किस तरीके से 1960-61 में यूज़ किया जाता था और 2014 और 15 में कैसे यूज़ किया जाता था। पहले हम 1960 और 61 को समझते हैं। 1960 और 61 में जो हमारा एरिया था वो नेट सोन एरिया 45.26% था, जो कि नेट सोन एरिया के फॉर्म में यूज़ किया जा रहा था। दूसरा नंबर पर आता था फॉरेस्ट। फॉरेस्ट के बारे में एक बात जो रिकग्नाइज्ड है वो है कि टोटल जोग्राफिकल एरिया का 33% होना चाहिए ऐसा जो कि आपका फॉरेस्ट हो। बट इंडिया की टेरिटरी में जो भी जितना भी एरिया आ रहा था उसका 18.11% ही फॉरेस्ट के फॉर्म में यूज़ किया जा रहा था। दूसरा, इसके बाद में जो थर्ड पोजीशन पर आता था वो था 12% वारन एंड अनकल्चरेबल वेस्टलैंड। ये वो वेस्टलैंड थी जिसमें कि हम लोग किसी भी तरीके से एग्रीकल्चर का वर्क नहीं कर सकते थे, क्योंकि यहाँ की जो सॉइल थी वहाँ पर फर्टिलिटी थी ही नहीं, या कह सकते हैं वो रॉकी प्लेस भी थे। इसके बाद में आता है एरिया अंडर नॉन एग्रीकल्चर यूजेस। ये नॉन एग्रीकल्चर यूज में जैसे ही हम लोग बात करते हैं वैसे ही हमारे घर, मकान, रोड्स, रेलवेज और इसके अलावा जितने भी इंडस्ट्रियल एरियाज हैं, फैक्ट्रीज हैं, वो सब काउंट किए जाएंगे इसी 4.95% एरिया में, एरिया अंडर नॉन एग्रीकल्चर यूजेस में। इसके बाद में आता है पैस्चर एंड ग्रेजिंग लैंड। ये वो लैंड है जिसमें कि एनिमल्स के लिए हम लोग चारा या कह सकते हैं उसके फूड का प्रोडक्शन किया जाता है। ये परमानेंट पैस्चर होते हैं, इनमें किसी भी टाइप का अदर एक्टिविटी नहीं की जाती है, क्योंकि एनिमल के लिए भी रिक्वायरमेंट होता है, क्योंकि हमारी कंट्री में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में कह सकते हैं वो नंबर ऑफ एनिमल्स अवेलेबल हैं, उनको पाला जा रहा है। इसके बाद में आता है 1.5% ऐसा एरिया था जहाँ पर ट्री क्रॉप की जाती थी, और उसके बाद में 6.23% ऐसा एरिया है जो कल्चरेबल वेस्ट लैंड है। अब ये कल्चरेबल वेस्ट लैंड क्या है? वो लैंड जिसमें कि हम लोगों ने कल्चर के अकॉर्डिंग ही किसी भी टाइप की एक्टिविटीज को छोड़ करके सिर्फ कल्चर के लिए रख रखा है, जैसे पार्क बनाना, टेंपल बनाना, या कह सकते हैं किसी भी टाइप का प्लेस जो कि हम यूज़ करते हैं सिर्फ और सिर्फ अपने कल्चर के लिए, वो सब कल्चरेबल वेस्ट लैंड में काउंट किया जाता है। नेक्स्ट है आपका 3.50% फैलो अदर देन करंट फैलो लैंड। फैलो अदर देन करंट फैलो लैंड हम कह सकते हैं कि वो एरिया जहाँ पर किसी भी टाइप की एग्रीकल्चरल वर्क नहीं किया जा रहा है, जो कि 1 साल या उससे कम की बात की जा रही है। करंट फैलो लैंड की बात की जाए, वो एरिया जिसमें कि 1 साल से लेकर के 5 साल तक का टाइम हो गया है, जिसमें कि किसी भी टाइप का एग्रीकल्चरल लैंड नहीं किया, एग्रीकल्चरल वर्क नहीं किया गया है, वो करंट फैलो लैंड किया जाता है, माना जाता था। अब इसका कंपैरिजन समझने की कोशिश करते हैं। पहला, नेट सोन एरिया में एक्चुअल में ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं आया है। 45.26% से लेकर के अब हमारा 45.5% ही हो पाया है ना। नेक्स्ट आपका फॉरेस्ट एरिया। फॉरेस्ट एरिया हमारे कुछ इंक्रीज हो गए हैं। अब ये आप लोगों का सोचना हो सकता है कि फॉरेस्ट आखिर बढ़ कैसे गए। इंडिया की गवर्नमेंट ने डिफरेंट टाइम पर प्लांटेशन करवाया, पेड़ लगवाए, और कह सकते हैं फॉरेस्ट को कंजर्व करके रखा, जिससे कि फॉरेस्ट एरिया को और बढ़ा दिया गया। और जो इसमें जिस चीज़ में कमी आई है वो कमी आई है वरन एंड वेस्ट लैंड में। अब इसी को फॉरेस्ट एरिया में कन्वर्ट किया गया है। इसी वजह से जो वरन एंड अनकल्चरेबल वेस्ट लैंड थी वो 12% से लेकर के अब 5.5% रह गई है। यही कन्वर्ट हो करके फॉरेस्ट में कन्वर्ट आपका चला गया है। नेक्स्ट आता है आपके में एरिया अंडर नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस, जो कि हमारा 4.95% था, वो कि 2014 और 15 में जा करके 8.7% हो गया है। अब इसमें इंक्रीज होने की रीज़न ये भी है कि हमारे देश की जो
पॉपुलेशन है वो इंक्रीज हो गई है बहुत स्पीड से, साथ में हमारा डेवलपमेंट भी हो गया, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के फॉर्म में हमारी बहुत सारी इंडस्ट्रीज हो गई हैं, बहुत सारी रोड्स हो गई हैं, रेलवेज का भी कंस्ट्रक्शन बढ़ गया है, ब्रिजेस बढ़ गए हैं। इसके वजह से जो एरिया अंडर नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस था वो आपका 4.9% से लेकर के 8.7% हो गया है। इट मीन्स इसका हमारा इंक्रीज होता चला जा रहा है डे बाय डे। हम बात करें पेस्चर एंड ग्रेजिंग लैंड में, ये पहले से कम हो गए हैं, जबकि पॉपुलेशन जो आपके एनिमल्स की है वो भी हमारी लगभग वैसी रही होगी या उससे भी ज़्यादा हो चुकी है। इसका ऑप्शन ये भी हो सकता है कि जो वेस्ट लैंड या कह सकते हैं आपको इसमें कह सकते हैं पॉस्चर या ग्रेजिंग लैंड थी, उसके बदले में लोगों ने एग्रीकल्चर वर्क शुरू कर दिया और उसी एग्रीकल्चरल वर्क में आपके फूड जो एनिमल्स के लिए होता था वो उसको ग्रो करने लगे हैं। नेक्स्ट आपका है ट्री क्रॉप्स। ट्री क्रॉप्स पहले से और कम हो गए हैं। ट्री क्रॉप्स कम क्यों हो गए हैं? क्योंकि जितने भी हमारे एरिया थे जहाँ पर गाँव में या शहरों में जहाँ पर ट्री लगे हुए थे उनको हटा करके रोड्स बना दी गई, या कह सकते हैं फैक्ट्रियाँ लगा दी गई, या लोगों ने अपने रहने के लिए मकान बना लिए हैं। अब आते हैं नेक्स्ट कल्चरेबल वेस्टलैंड। कल्चरेबल वेस्टलैंड में पहले 6.23% था, अब सिर्फ 4% यूज़ किया जाता है। इट मीन्स इसका लोगों ने कम यूज़ करना शुरू कर दिया है। जो पार्क होते थे, खेल के मैदान होते थे, या कह सकते हैं किसी भी प्लेस का जहाँ पर कोई भी प्रोग्राम हुआ करता था जिसमें लोग इकट्ठे होकर के आराम से उस फेस्टिवल का मज़ा लेते थे या कह सकते हैं एंजॉय कर रहे थे, वो अब लोगों ने कम कर दिया है, इसलिए वो कम होता चला जा रहा है। आपका फेलो अदर देन करंट लैंड जो बात की गई थी वो अब 3.5 से 3.6 ही रहा है। इट मीन्स इसमें कोई ज़्यादा बड़ा चेंज नहीं आया है, लेकिन करंट फेलो लैंड में बड़ा चेंज आ गया है क्योंकि ये 3.7% से लेकर के अब ये 4.9% हो चुकी है। इट मीन्स आपने जो भी आज समझा उसमें लैंड को किस तरीके से इंडिया में यूज़ किया जा रहा है इसके बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है। अब आप सोच रहे होंगे क्या ऑल ओवर इंडिया में सभी जगहों पर इसी तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन है? नहीं, इसके अलावा हमें इस बात को भी ध्यान रख लेना है कि कुछ प्लेसेस ऐसे हैं जहां पर 80% से ज़्यादा यूज किया जाता है। कौन सा? नेट्स ऑन एरिया। नेट्स ऑन एरिया में 80% जो जिन प्लेसेस पर है उन प्लेसेस की बात की जाए तो हरियाणा, पंजाब, या कह सकते हैं नॉर्थन प्लेस जहाँ पर प्लेन है एरिया है, वहाँ पर 80% से ज़्यादा नेट्स ऑन एरिया देखने को मिलेगा। वहीं पर बात की जाए राजस्थान की या वो एरिया जो डिज़र्ट का है, वहाँ पर नेट्स ऑन एरिया 10% के आसपास ही होगा। वैसे ही फॉरेस्ट में भी है, जो एरिया असम या मिज़ोरम वगैरह में है वहाँ पर नेट्स ऑन एरिया तो भले ही कम हो लेकिन फॉरेस्ट सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगे। तो आज हम लोगों ने जिस चीज़ समझी उससे एक चीज़ तो क्लियर हो जाएगी कि इंडिया में जो डिस्ट्रीब्यूशन है लैंड का वो सफिशिएंट नहीं है, ये कह सकते हैं वो हमारी इकोलॉजी के लिए भी ख़राब है। बिकॉज सबसे पहले हम लोगों ने इस चीज़ पर ध्यान दिया कि फॉरेस्ट जो रिक्वायर्ड होते हैं वो 33% की रिक्वायरमेंट है और ये हमारे पास में बचे कितने? 23.5%। और पहले तो अब से देखा जाए कंपेरिजन में पहले तो इससे भी कम थे। इट मीन्स 18.11% जो कि फॉरेस्ट थे, हमें रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। तो फॉरेस्ट के कंपेरिजन में देखा जाए तो हमारा इकोलॉजिकल सिस्टम ख़राब हो रहा है। यह भी एक रीज़न है जिसकी वजह से हमारा जो ग्लोबल वार्मिंग है अब वो चेंज हो रहा है, बढ़ रहा है, और इसी वजह से एनवायरनमेंट में चेंज भी होता चला जा रहा है। कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिसमें कि हम कह सकते हैं जिसमें नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस के लिए जो एरिया रखा गया है वो बढ़ गया है। इसके वजह से क्या हुआ? बहुत सारे ट्रीज काट दिए गए हैं, बहुत सारे फॉरेस्ट कम किए गए हैं। इसके ये भी एक रीज़न है जिससे कि हमारी जो क्लाइमेट कंडीशन है वो चेंज होती चली आ रही है। ओल्ड टाइम के कंपेरिजन में हॉटनेस भी ज़्यादा हो रही है और कोल्डनेस भी ज़्यादा होती चली आ रही है। किसी किसी प्लेस पर तो बहुत सारा रेन वाटर होने की वजह से फ्लड भी हो जाता है। फ्लड जो पहले हो रहे थे वो तो हो ही रहे थे,
अब हमारे फ्लड को कंट्रोल नहीं हो पाता है क्योंकि फॉरेस्ट नहीं है इतने ज़्यादा जो कि फ्लड को कंट्रोल कर सके। आज बच्चों हमारे पास में जो भी चीज़ अवेलेबल थी वो हम लोगों ने डिस्कस की रिलेटिंग टू द लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया। इंडिया में लैंड यूज का किस तरीके से पैटर्न रखा गया है उसके बारे में हम लोगों ने समझा। तो नेक्स्ट आपको जो लैंड डिग्रेडेशन और कंजर्वेशन से रिलेटेड टॉपिक होगा। तो so again subscribe, like and share so that I will make the important factor, or you can say important information about your syllabus, and you will be better understood about the next examinations program. You can say your answering how to answer the questions. बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस जो आसानी से आप समझ सकते हैं उनको कॉम्प्लिकेशन की वजह से आप नहीं समझ पाते हैं। जैसे कि दोनों पाई चार्ट आपके बुक में दिए गए हैं, लेकिन इसको हम इसको मेमोराइज कर लेते हैं, दूसरा इसको मेमोराइज कर लेते हैं, लेकिन इसको समझने के लिए हमें इसका कंपैरिजन समझना पड़ता है कि किस तरीके से हमारा लैंड आपका फॉरेस्ट में इंक्रीज़ हुआ है, लेकिन वो भी हमारे लिए सही नहीं है क्योंकि हमारी इकोलॉजी पर जो रिक्वायरमेंट है वो 33% की है। सो हैव ए नाइस डे।